जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो आपका फुल लेंथ टेस्ट जो है वो टेस्ट नंबर 1 है फ्रेंड्स, और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से इसको प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड्स। और ये पेड कोर्स का टेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एकदम फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपको डेली मतलब ये जो टेस्ट होगा फ्रेंड्स वो वीकली टेस्ट होगा, यानी कि वीक में आपको संडे को यानी कि ये टेस्ट आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक संडे को प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए डेली होमवर्क सीरीज मंडे टू फ्राइडे, याद रखिएगा कि मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए मैं डेली होमवर्क सीरीज ला रहा हूँ, उसको आप कंटिन्यू देखिएगा। और आपके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इसका पीडीएफ या होमवर्क सीरीज का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपका वीकली टेस्ट है जो आपको सब मतलब क्या है कि आपको जो वीकली टेस्ट है सप्ताह में एक दिन आएगा। मंडे टू फ्राइडे आपको होमवर्क रहेगा, सैटरडे को आपका मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और ये संडे को जो फ्रेंड्स है आपको एक वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार दरोगा में जो आपका रहता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको थोड़ा सा बताया था, उसमें 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 200 मार्क्स का रहता है। और याद रखिए निगेटिव के लिए आप लोगों को डाउट रहता है तो 1/10 यानी कि बहुत ही कम निगेटिव ना, 10 में से ना अगर आपका 10 गलती होगा तो एक नंबर उसमें से काट लिया जाता है। तो 1/10 इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 फर्स्ट पे। और आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है इसमें टोटल नंबर क्वेश्चन 100 है, तो इसका देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है। देखिए फायर ऑन द गंगा जो पुस्तक है वो लिखी है राधिका अयंगर ने। राधिका अयंगर ने फायर ऑफ द गंगा पुस्तक लिखी है। और याद रखिएगा यह पुस्तक जो है ना, यह पुस्तक बनारस शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराइयों को समझते हुए विशेष रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन के साथ इसके संबंध पर प्रकाश डालती है पुस्तक, यानी कि फायर ऑन द गंगा पुस्तक ये राधिका एंकर के द्वारा लिखा गया है। और याद रखिए यह पुस्तक बनारस शहर के ऐतिहासिक के बारे में बताया गया है। अगला देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपका कि महिला टेनिस एवं सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जो जीतने की महिला का रिकॉर्ड है वो मार्गरेट कोर्ट की है। मार्गरेट कोर्ट, याद रखिए मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने क्या होता कि मार्गरेट कोर्ट के नाम से दर्ज किया गया है। और इससे पहले ना, इससे पहले जो थी वो कौन थी, तो याद रखिए इससे पहले जो थी सेरेना विलियम्स। याद रखिए यहाँ पे सेरेना विलियम्स है, इन्होंने क्या होता कि कुल 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, कुल 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। और यह रिकॉर्ड अब तक सेरेना विलियम्स की थी। ठीक है ना, 23 मतलब कि जो सेरेना विलियम्स है वो 23 खिताब जीते हैं, और ये मार्गरेट कोर्ट है वो उन्होंने 24 खिताब जीती हैं। याद रखिएगा तो किनको पीछा किए हैं, तो याद रखिएगा कि सेरेना विलियम्स को पीछा करके मार्गरेट कोर्ट ये क्या हुआ कि 24 खिताब जीत के टॉप पे बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा लक्ष्मी को। लक्ष्मी को क्या हुआ था ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार लक्ष्मी को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वह 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 24 अक्टूबर को ही हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। देखिए हिमाचल प्रदेश की ना जो विशिष्ट नृत्य परंपरा जो है ना उसका नाम है आपका क्या, तो याद रखिएगा नाटी। नाटी है। अगर हम बात करते हैं क्या कि चिराम जो है मिजोरम से संबंधित है, बिहू जो है असम से संबंधित है, और डंडारी जो है तेलंगाना से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा नृत्य है। अगला आपका 6 नंबर कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान क्या है। देखिए सारिपुत्र का जन्म स्थान है ना वो आपके नालंदा में है, नालंदा, याद रखिएगा। सारिपुत्र जो थे ना वो बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, नालंदा के पास हुआ था, याद रखिएगा उपटिस, उपटिस गांव में हुआ था। नालंदा के उपटिस गांव में इनका क्या हुआ था कि जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए इनका नाम जो सारिपुत्र है ना, याद रखिएगा कि सारिपुत्र इनका नाम कैसे पड़ा था, उनका नाम का अर्थ सारी का पुत्र होता है, जो उनकी माता के नाम पर आधारित है, सारी का पुत्र, याद रखिएगा। अगला 7 नंबर देखिए फ्रेंड, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बता दूँ। और देखिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टेस्ट ऐसे मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपको डेली जो होमवर्क सीरीज में जो 75 क्वेश्चन मिलते हैं डेली, जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा, जो रोशन सर के द्वारा शुरू किया गया था, मैं डेली आप लोगों के लिए 75 क्वेश्चन नहीं उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करता हूँ। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पीटी दरोगा इससे आपका जरूर होगा ये टेस्ट से, और आपके जो डेली होमवर्क सीरीज चलता है उससे विश्वास करके एक बार जुड़िए पीसीएस मेकर से। चलिए तो देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो याद रखिएगा राजगीर। राजगीर जो थी वो मगध साम्राज्य की
वह राजधानी राजगीर थी जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और याद रखिएगा राजगीर का प्राचीन नाम क्या है, तो राजगढ़ी है। अब देखिए जो राजगीर है इसके स्थित न चारों पांच पहाड़ियाँ कौन जो घिरी हुई है, वैभवगिरी हो गया, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और सोनगिरी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर की, भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था, तो याद रखिएगा इनको जो किया गया था पटना का जो है वह नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। और याद रखिएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति यही बने थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे, तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो उनका नाम था फूलन प्रसाद वर्मा। अगला 10 नंबर कि बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो रक्सौल हवाई अड्डा जो है वो नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला 11 नंबर कि भारत रत्न और रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटिक संगीतकार कौन थे या कौन थी, तो इनका नाम है, याद रखिए इनका नाम यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सी है, इनका नाम है आपका, हाँ ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है वो प्रसिद्ध भारतीय मतलब कि कर्नाटिक गायिका थी जिन्हें भारत रत्न और रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था वो किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये जो लॉन्च किया गया था वो जापान के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा ये कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा कि वह उपग्रह था जिसे जापान ने 2009 में लॉन्च किया था। 2009 में जापान ने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था, जिसका नाम है गो सैट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गो सैट इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा गो सैट का, कि ग्रीन हाउस गैसेज ओवर ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, याद रखिएगा। अब देखिए अगला यहाँ पे अगर बात करते हैं क्या, नेक्स्ट है 13 नंबर कि कौन व्यक्ति आनंदवन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है जो लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल था, तो इनका नाम है बाबा आमटे। याद रखिएगा बाबा आमटे जो थे इसके लिए प्रसिद्ध थे। और याद रखिएगा जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है, याद रखिएगा ये जो कुष्ठ रोग जो और लेप्रेसी पीड़ितों के लिए जो आश्रय है ये बाबा आमटे ने कहाँ पे किया था, तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1958 में। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश को मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि, किस देश को जाना जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है ना कि ऐसे कई जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं मिलते हैं, जैसे में आपको कंगारू हो गया, कोआला हो गया, ये सब जो होते हैं ना वो मेगा ड्राइवर्स देशों की सूची में आते हैं। और ये देश शामिल होते हैं जो वह जैविक विविधता के मामले में बेहद समृद्ध होते हैं, इसीलिए इसको शामिल किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। अगला आपका 16 नंबर की येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ना वो आपके यूएसए अमेरिका में स्थित है। और याद रखिएगा कि येलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए के ना बायोमिंग, याद रखिएगा बायोमिंग मोन्टाना और आइहाडो राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना 1872 में हुई थी। और याद रखिएगा यह दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क था, बहुत इंपॉर्टेंट है, येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क था। 17 नंबर की, मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज से सबसे अधिक संवेदनशील होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है आपका 2 से 5 किलो हर्ट्ज तक ये संवेदनशील होता है, सुन सकता है इसको। 18 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट सामग्री को शामिल करता है, कौन सा अपशिष्ट शामिल करता है, तो याद रखिएगा देखिए कागज और घास कांच ये नहीं करता है, काष्ठ पुष्प लौह खुरचन ये नहीं करता है, वाहित मल प्लास्टिक चमड़ा ये नहीं करता है, गोबर धान का भूसा सब्जियों की अपशिष्ट ये करता है। मतलब ये जल्दी ये गल जाते हैं, बाकी ये सब उतना गलने में इसको बहुत सारा समय लगता है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है वह चरम अवस्था कहलाता है, चरम अवस्था। देखिए चरम अवस्था होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर देखिए होता क्या ना कि चरम अवस्था जो होता है ना वो अवस्था होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के अनुक्रम की अंतिम स्थिर और टिकाऊ अवस्था होती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे चरम अवस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नागरिकता की शर्तों और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये संस्था का नाम है आपका संसद। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार
याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, याद रखिएगा ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, संसद। और याद रखिएगा संसद ने 1955 में नागरिकता कानून अधिनियम को बनाया था, 1955 में। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर की, कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है? तो कौन सा निकाय दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति जो है ये मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। और याद रखिएगा राष्ट्रपति जो होता है ना कि भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार जब देश के राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब अनुच्छेद 359 के तहत, आपका कल वाला जो टेस्ट हुआ था उसमें मैं ये क्वेश्चन बताया था, याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद के तहत? तो राष्ट्रपति जो है वो केंद्र मतलब कि केंद्र में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना वो बिहार के थे, बिहार के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार से। और याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में 1950, इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1950 से लेकर 1952 और 1957 तक, मतलब 1950 से लेकर 1957 तक ये देश के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और देखिए याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किए गए थे। और याद रखिएगा यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो इनका 2 कार्यकाल यानी कि 12 वर्षों तक, याद रखिएगा डेट 12 वर्षों तक। क्वेश्चन आया था बिहार एसएससी में कि ये राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा उम्र तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक ये रहे थे राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से जनगणना की गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977 में। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 1977 में क्या होता कि आयोजित हुआ था, ठीक है ना। और ये यह जनगणना जो हुई थी ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से की गई थी, लेकिन याद रखिएगा लक्षद्वीप इसमें शामिल नहीं था। याद रखिए इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप क्या था कि इसमें शामिल नहीं हुआ था लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर है क्या कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1985 में। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखिए 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची में ही आपका दल बदल के बारे में, दल बदल के कानून के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा ये जो अनुसूची का उद्देश्य है ना यह निर्धारित करना था कि यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल से अलग होकर अन्य दल में अगर शामिल होता है ना तो उसे अपनी विधानसभा सदस्यता खोनी पड़ेगी। मान लीजिए क्या कि कोई अगर बीजेपी में है, अगर उसको आरजेडी में जाना है तो उसकी बीजेपी से सदस्यता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और यह संविधान संशोधन राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लाया गया था 10वीं अनुसूची को। कब हुआ था? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला 25 नंबर की, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड की किस पार्टी की सरकार थी? देखिए भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था ना तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी। और याद रखिएगा क्लीमेंट, ये नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, क्लेमेंट एटली जो है ना, एटली ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और उनकी सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय भी लिया था। लेबर पार्टी के शासनकाल की अगर बात करते हैं ना तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसी के समय क्या हुआ था कि शुरू हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला 26 नंबर की, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? देखिए अगर हम बात करते हैं संविधान का जब निर्माण हुआ था ना तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को, लेकिन अस्थायी बनाया गया था किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? तो वो करता है राज्यसभा के उपसभापति। याद रखिए राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। याद रखिएगा कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के क्लास 2 में है, ध्यान रखें, तहत जहां यह स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी राज्यसभा को उपसभापति की होगी। तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उनका नाम बताइएगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि जब उद्घोषणा हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जब हुआ क्या था कि जब आपातकाल लगा था, ठीक है ना, आपातकाल जब लगा था मतलब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय देश के
देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर हम बात करते हैं कि आपातकाल पहला बार लगा था 1962 में, 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत हार गया था और चीन जीत गया था। और अगर हम बात करते हैं कि आपातकालीन घोषणा के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन ने संविधान के तहत आवश्यकता अनुसार आपातकाल की स्थिति को लागू किया था। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य किस सूची में वर्णित है? देखिए, पंचायत जो है ना, ये आपके जो वर्णित है वो आपके 11वीं अनुसूची में, और नगर निगम जो है 12वीं अनुसूची में वर्णित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के स्थानीय स्तर का विकास कार्यों एवं सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जल आपूर्ति हो गया, सड़कों हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा का निर्माण, शिक्षा हो गया, सड़कों का निर्माण हो गया, स्वास्थ्य सेवा, ये सब इसमें आते हैं 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि भारतीय संविधान की में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर की हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? देखिए, हरित क्रांति के दौरान ना निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो यह जो परिवर्तन था खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि, इसको देखा गया था। देखिए, अगर हम बात यह मतलब हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1960 के दशक में शुरुआत, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उच्च पैदावार वाली किस्मों का प्रचार, रासायनिक उर्वरक हो गया, सिंचाई का बेहतर उपयोग, कृषि उत्पादन का बढ़ावा देना, यही सब इसका उद्देश्य था। अगला आपका 32 नंबर की उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बजट। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, देखिएगा कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो देखिए, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, तो ये आपका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका, ये आपका सही है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? इसके रूप में कार्य करती है, और सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला आपका 34 नंबर की बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है? देखिए, बेरोजगारी जो दर की गणना जो है ना, वो जो है आपके बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात पर की जाती है। 35 नंबर की भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूह में कौन सा समूह नहीं है? तो देखिए, कौन सा समूह नहीं है? तो देखिए, स्वयं सहायता समूह ये है, संयुक्त उद्यमिता समूह ये भी है, ग्रामीण मॉडल बैंक ये भी है, लेकिन शहरी मॉडल बैंक ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है ना, योजना आयोग, जो अभी वर्तमान में क्या है, नीति आयोग करता है, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा कि हम बात करते हैं क्या कि नीति आयोग की, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय इक्वल टू क्या होता है? तो इसका होता है सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अगला 38 नंबर की तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? देखिए, तारे मुख्यतः जो होते हैं ना, वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। अगला आपका 39 नंबर की भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है? देखिए, अगर हम रबी फसल की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि रबी फसल ना ठंडी जलवायु में उगाई जाती है, और इसे ना अक्टूबर, याद रखिएगा कि इसको ना अक्टूबर नवंबर में इसको बोई जाती है, और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, यानी कि अक्टूबर से मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखें रबी फसल में कौन कौन आता है? रबी फसल में गेहूँ, चना, सरसों, मटर शामिल इसमें है। अगला 40 नंबर की भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? अब देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बोला, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो आपका यहाँ पे गोरखपुर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन में, तो आपका जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो कर्नाटक का हुबली स्टेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक क्या है, तो हुबली, कर्नाटक के हुबली में स्थित है, इसका नाम है श्री सिद्धरुद्धा, याद रखिएगा इसका नाम है फ्रेंड्स आपका श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर जो इसकी लंबाई है, इस रेलवे स्टेशन कर्नाटक के हुबली की, इसकी लंबाई 1507 मीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करते हैं क्या कि गोरखपुर के रेलवे स्टेशन की लंबाई, तो लगभग इसका 13-14 किलोमीटर के करीब में है, तो यानी कि ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे गोरखपुर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे वर्तमान डेटा के अनुसार बता दिया कर्नाटक का हुबली जो है वह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 41 नंबर के तारों के बीच स्थित आयनित गैस और मूल का विशाल
बादल क्या कहलाता है? तो देखिए ये जो आपके फ्रेंड्स कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं नेबुला, या क्या कहलाता है? नेबुला। और याद रखिए नेबुला जो होता है ना, नेबुला जो होता है मुख्य रूप से हाइड्रोजन, याद रखिएगा नेबुला जो होता है मुख्य रूप से हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम और अन्य अनियमित गैसों से बने होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेबुला की, तो नेबुला तारों के निर्माण और मृत्यु दोनों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगर सुपरनोवा, याद रखिए एक तारा है जिसका नाम है सुपरनोवा जो है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारों की मौत के अवशेषों भी नेबुला का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर की, तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, देखिए कि यारलुंग सांगपो नदी ना तिब्बत में स्थित है, और इसका स्रोत जो होता है, इसका स्रोत है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास में इसका स्रोत है, और तिब्बत में से यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और इसे ब्रह्मपुत्र का, देखिए भारत में जब प्रवेश करती है ना अरुणाचल प्रदेश में, तो और वहाँ पे हम लोग ना इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और तिब्बत में यही नदी हिमालय को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पुरुष नदी माना जाता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र भारत में एक ऐसी नदी, से कौन सा नदी कहा जाता है? पुरुष नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर कि तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु तुमकुरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जानी जाती है? तो ये जो जानी जाती है वो आपके लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि एल्युमिनियम सिलिकेट के से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाली खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है? तो कौन होता है फ्रेंड्स? तो ये जो होता है आपका बॉक्साइट अवक्षेपित होता है। अगला 46 नंबर की, भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये जो उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स वो आपके भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं, यानी कि सर्दी के महीनों में ना दौरान क्या होता है कि भारत में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्रोत जो होता है वो भूमध्य सागर से होता है, और इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और ठंड के मौसम में ना उत्तरी पश्चिम भारत में बारिश और बर्फबारी के कारण बनता है, यही पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में से कौन सी नदी पूरे वर्ष जल प्रवाह बनाए रखती है? तो कौन सी नदी है? तो ये आपकी कावेरी नदी है, कावेरी। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर की, फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? कौन नहीं था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना ये था, कोलकाता बंदरगाह के कटाव का रोकना ये भी था, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगमय बनाना ये भी था, लेकिन बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना ये आपका नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये गलत है। 49 नंबर की, उदयपुर की जावड़ खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? देखिए उदयपुर आपके ना राजस्थान में है, और ये जो है वो किसके लिए जानी जाती है? तो ये जास्ता के लिए जानी जाती है, और ये दुनिया का सबसे पुराना जास्ता खनन स्थलों में से एक मानी जाती है, उदयपुर की जावड़ खाने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है क्या कि तराई क्षेत्र की, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि तराई क्षेत्र की बस्तियां में संघन होती है, एक कथन ए है, और कथन ये आपका कथन ए हो गया, और कारण आर है क्या कि इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका कथन ए जो है ना, कथन ए जो आपका गलत है, यानी कि तराई क्षेत्र में बस्तियों मतलब क्या कि सघन नहीं होती है, आपका कथन ए गलत हो गया। और इसका कारण है कि इसका कारण है कि इस क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है, तो ये आपका सही है, यानी कि कथन ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला 51 नंबर की, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल रही? ध्यान रखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, ये भारत में पूरी तरह क्या थी कि पूरी तरह विफल रही, सफल नहीं विफल रही। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1961 से लेके 1966 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं ना कि विफल क्यों माने जाते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि 1962 में, याद रखिएगा 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा था, इसलिए आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा था, इसलिए क्या हुआ था। दूसरा रीजन था 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई थी,
भारी भूखमरी हो गई थी, कृषि संकट हो गया था, ये सब समस्या उत्पन्न हो गया था, इसीलिए ये विफल रहा था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे एक और योजना आपको लिखा हुआ है कि अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये हुआ था 1951 से 56 में, याद रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना सफल माना जाता है क्योंकि औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे का निर्माण इसमें हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, एक आपका ऑप्शन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा 1985 से 1985 से 90 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। और ये भी सफल रहा था क्योंकि आर्थिक सुधारों और विकास की दशा में महत्वपूर्ण कदम उठाई थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक छठी पंचवर्षीय योजना है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हुआ था 1980 से 85 के बीच में हुआ था। और ये भी सफल माना जाता है क्योंकि इसमें सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था, तो इसलिए ये सब क्या थे फ्रेंड्स, सफल थे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारें और कितने द्वार थे। देखिए 570 मीनार थे लेकिन द्वार जो थे इसमें 64 द्वार थे, 64। ठीक है, 64 द्वार थे। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर की द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए द्वितीय एंग्लो बर्मा जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1852 ईस्वी में, 1852 में। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर की 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में कितने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया गया था। तो कितने मतलब किया गया था, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करते हैं इसका कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक था। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर की किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग खोजा था। तो किसने खोजा था, तो वास्को डिगामा ने। तो 1498 में क्या हुआ था कि 1498 में वास्को डिगामा ने क्या हुआ था कि यूरोप से भारत का एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। और यह पहले यूरोपीय था जिन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप से पार करके भारत में कालीकट यानी कि अब कोझिकोड है, कालीकट बंदरगाह तक पहुंचने में सफलता प्राप्त किया था। 56 नंबर की साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी। देखिए जब साइमन कमीशन भारत में आया इसको श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 सदस्य थे और भारतीय एक भी नहीं थे, भारतीय क्या थे, शून्य थे, एक भी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है, तो अरुणा आशफ अली को याद किया जाता। याद रखिएगा अरुणा आशफ अली को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक में मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। अगला है 58 नंबर की चटगांव शस्त्रागार छापे को से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था। देखिए इसका स्थापना 1930 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके जुड़े हुए व्यक्ति थे अर्धेंदु दस्तीदार, याद रखिएगा अर्धेंदु दस्तीदार जुड़े हुए थे। अगला है 59 नंबर की घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था, तो गुप्त साम्राज्य का राजा था, गुप्त साम्राज्य का। याद रखिएगा 290 ईस्वी से 305 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया था और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। 60 नंबर की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ये पहले व्यक्ति थे जो 1892 में, याद रखिए 1892 में ब्रिटिश के फिंचली निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता भी थे। और याद रखिएगा कि पॉवर्टी एंड इंग्लैंड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, लिखी थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दादा भाई नौरोजी को भारत के नादिर शाह और भारत के पहले भारतीय संसद के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि भारत के नादिर शाह किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेली जोड़ी है, देखिए इसमें मैच करना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर इसमें सही सुमेली जोड़ी है ना, ऑप्शन नंबर डी जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, याद रखिएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है। देखिए नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है और ये सेंचुरी हाल ही में इसलिए खबरों में है कि अपने बाघों के संरक्षण और बढ़ती संख्या के कारण चर्चा में रही है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 63 नंबर की हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किए गए थे अरविंदर सिंह साहनी को। अगला है 64 नंबर की हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो रिद्धिमान साहा। ये रिद्धिमान साहा जो थे ये इन्होंने यह घोषणा ना 2024 में रणजी ट्रॉफी के बाद क्रिकेट में अलविदा ले लेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर की महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया है, तो ये जो किया है वो भारत ने किया, याद रखिएगा भारत ने किया है। अगला 66 नंबर हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था वो आपके काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया था।
अगला आपका 67 नंबर की 2024 में महिला बैलन डियोर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, एटेना बोनमाती। एटेना, याद रखिएगा 2024 में महिला बैलन डियोर अवार्ड एटेना बोनमाती ने जीता है। इन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया और स्पेन की राष्ट्रीय टीम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्पेन की है, एटेना बोनमाती स्पेन की है। अगला 68 नंबर की बात के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन के नाम की सिफारिश की गई है? तो उनका नाम है, याद रखिएगा, जस्टिन संजीव खन्ना को अभी नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला 69 नंबर की वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग है वो आपका रैंकिंग 79 है, 79। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर की, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनीष तिवारी को। अगला 71 नंबर के, आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग कौन सी है? देखिए आयोडीन की कमी से होने वाला ना घेंघा रोग है, ये जो जिसको बोलते हैं गंडमाला रोग, गंडमाला रोग इसको कहते हैं। याद रखिए, थायराइड ग्रंथि सूज जाती है इसमें, थायराइड जो ग्रंथि होती है क्या होती है? सूज जाती है। 72 नंबर की, मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? देखिए मानव में जो पित्त का स्राव जो होता है ना वो आपका कहाँ पे होता है? तो ये होता है यकृत में, यकृत में होता है, ठीक है। और यकृत पीस का, ये जो यकृत जो है ना पित्त का निर्माण करता है, जो पाचन में सहायक होता है, और पित्त फिर से पित्ताशय में संचित होता है और छोटी आंत में पाचन में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 73 नंबर की, परागकण कहाँ पाए जाते हैं? देखिए परागकण जो होते हैं ना वो परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में। और याद रखिएगा कि परागकोश फूल के पुरुषांग का हिस्से होते हैं, ठीक है। और ये परागकण फिर वर्तिकाग्र तक पहुंचकर निषेचन में मदद करते हैं। अगला आपका 74 नंबर की, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो देखिए यकृत जो होता है ना वो कहाँ स्थित होता है? तो ये जो होते हैं वो दाहिने और पेट के ऊपर ये स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? तो ये बैक्टीरिया के कारण क्या होता है कि पसीना जो होता है वो स्मेल करता है, गंदा। 76 नंबर की, शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अपवंध का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो सर्वप्रमुख कारण है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर कि अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? तो ये जो होता है आपका यकृत होता है, यकृत में अल्कोहल का मोटाबॉलिज्म होता है, यानी कि यह शरीर के अल्कोहल को तोड़ता है और उसे शरीर से बाहर निकलने के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 78 नंबर की, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? देखिए ऑक्सीजन का जो अभिगमन होता है पहले कहाँ होता है? तो पहले ये याद रखिएगा, पहले जो होगा वो आपके होगा फुफ्फुस के द्वारा, याद रखिएगा फुफ्फुस के द्वारा होता है पहले, उसका होता है रक्त के द्वारा, उसका उत्तक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 1, 3। अगला आपका 79 नंबर कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस पर। 80 नंबर की, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर देखिएगा कि 1928 में किसने यह खोज की है कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? तो ये किसने किया था? तो याद रखिएगा ये जो किया थे वो सीवी रमन ने। और याद रखिएगा इस खोज को ना रमन प्रभाव भी कहा जाता है। और इस खोज में रमन को 1930 में, याद रखिए 1930 में इनको क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए प्रसिद्ध इनको प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, जब बल और विस्थापन के बीच कोण डैश होता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। तो याद रखिए इसका मान जो होता है 180 डिग्री, याद रखिए 180 डिग्री होता है तो कार्य का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और मतलब कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद रखिएगा, और कार्य का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 83 नंबर है क्या कि जब तापदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? तो याद रखिए ये जो होता है आपके विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। 84 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक नहीं बल्कि कम होती है, तो दूसरा आपका गलत है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाती है, बिल्कुल सही है। और प्राश्चर्य, याद रखिएगा कि प्राश्चर्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका सही 1, 3, 4, 2 आपका गलत है, यानी कि 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है। तो देखिए अवैध मतलब कि अजैव निम्नीकरण कौन सा है इसमें से, तो याद रखिए नायलॉन। नायलॉन जो है वो क्या है, तो एक प्रकार का कृत्रिम पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है। और नायलॉन जो होता है ना, एक सिंथेटिक रेशियो के रूप में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होता है, लंबे समय तक पर्यावरण बना रहता है, इसलिए क्या है कि अजैव निम्नीकरण है, ध्यान रखिएगा। अगला 86 नंबर की, निम्नलिखित तत्वों से कौन सा तत्व सबसे हल्का है जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्का तत्व होता है। और इसका जो अगर हम बात करते हैं क्या कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 AMU होता है, 1 AMU होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का होता है 14 AMU होता है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का होता है 7 AMU होता है। और हीलियम की बात करें तो हीलियम का 4 AMU होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 और न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में किन दो आवर्तों को एक साथ स्लॉट में रखा गया था। तो किसे रखा गया था, तो याद रखिए कॉपर और निकेल को। CO क्या कोबाल्ट, सॉरी CO यहाँ पे कोबाल्ट हो जाएगा, सीयू नहीं है, कोबाल्ट हो जाएगा। और निकेल को रखा गया था। और याद रखिए यह वर्षणी को ना ऑक्टेट सिद्धांत के हिस्सा में, जिसे हर 8वां तत्व समान गुण दिखता था, इसीलिए इसे ऑक्टेट सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो उसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होता है वो बताया जा रहा था। ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज मतलब कि बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान्यतः पाया जाता है। तो कौन सा युग्म पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इसमें निकेल और कैडमियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अगर हम बात करते हैं 90 नंबर की तो देखिएगा ध्यान से कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, यानी कि BF5। यहाँ पे देखिए BF5 मतलब होता है बोरॉन पेंटाफ्लोराइड। बोरॉन पेंटाफ्लोराइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल BRF5। अब यहाँ पे BRF5 है तो यानी कि ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपकी क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनेर BRF5। देखिए BRF5 ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसका हो जाएगा 4, यानी कि स्क्वायर बाइप्रीमेडिल। अगर PF5 की बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिनेडिमिडल, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अब मैथ्स का कुछ क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की एक भुजा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ क्वेश्चन है, आप इसको मैं PDF भेज दूंगा। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम का क्लिक कीजिए लिंक पे और वहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं। और जो भी PDF, जो भी आपका जो होमवर्क सीरीज आपको मैंने स्टार्ट किया था मंडे टू फ्राइडे, उसको मैं पूरा वीडियो के साथ मैं उसको अपलोड करता हूँ। परीक्षा मंथन का करेंट अफेयर्स भी मैं आपको अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ पीसीएस चैनल से जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स इसका अगर PDF चाहिए डिस्कशन के साथ, पूरा फुल डिस्कशन के साथ, तो प्लीज़ पीसीएस के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूँ। ये वीकली टेस्ट है, अब सप्ताह में एक दिन आपको ये टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा बिहार दरोगा के आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइएगा। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन मैं आंसर बताता हूँ और इसका मैं PDF भेज दूंगा। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 92 का देखिएगा फ्रेंड्स, 92 का आंसर है 250 का 46% कितना होगा। तो ये देखिए इजी है, तो 250 का 46%, तो याद 46 गुने 250 कीजिएगा, नीचे कीजिएगा 100 और इसका राइट आंसर 115 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का B 115। अब देखिए यहाँ पे 93 का आंसर देखिएगा फ्रेंड्स, 93 का मैं आंसर बताया तो 93 का आंसर ऑप्शन नंबर A है 10,000। 94 का बात करते हैं तो 94 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा D 6 घंटे। अगला है आपका 95 का आंसर, तो 95 का आंसर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 10 ईयर्स। और 96 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 96 का आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 97 में आपका ना वॉइस का क्वेश्चन है, वॉइस का। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस इन द पैसिव वॉइस, इसको ना एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है ना। इन द केस में भी इट इज़ द टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन, देखिए इट इज़ द टाइम टू फूड बी ईटेन। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, फूड इज टू बी ईटेन नाउ, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 98 है कि आके चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एवरीबॉडी सेड हाउ विल सी सिंग्स, एवरीबॉडी से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C कि एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड दैट ही सैंग वेरी वेल। अगला आपका 99 नंबर के नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द के लिए विकल्पों में से चुनिए। अब देखिए जिसका उपकार किया गया हो, देखिए जिसका उपकार किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपकृत कहते हैं, अपकृत। देखिए जिसका अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना, उपकार का मतलब क्या होता है,
अपकार, सॉरी यहाँ पे अपकार लिखा हुआ, अपकार मतलब क्या, अपकृत करना, तो जिसका अर्थ होता है कि नुकसान पहुंचाना या किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। देखिए एक है उपकार होता है, यहाँ पे उपकार लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी का भला करना या सहायता करना। एक है उपकृत है, उपकृत, यह जिसे सहायता दी गई हो इसका अर्थ होता है, ठीक है। और देखिए ये इस प्रैक्टिस से इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ध्यान रखिएगा 10 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स इसका पूरा डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज़ पीसीएस में करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मैं आप लोग के लिए वीडियो डेली प्रोवाइड करूंगा हर एक वीक में, और मंडे टू फ्राइडे आपका होमवर्क सीरीज चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मैं डेली आप लोग के लिए इस टाइप का वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।